अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम बात कर रहे थे थर्मो रेगुलेशन की। तो ये हमारे पास एक और टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। ठीक है, मैमल्स जिसके अंदर इंसान भी आ जाता है। तो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थर्मो रेगुलेशन जो है ये बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का नाम है। वो तमाम तरीके जिनसे बॉडी का टेम्परेचर सेम रखा जाता है वो कहलाते हैं थर्मो रेगुलेशन, और ये होम्योस्टेसिस का एक पार्ट होता है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो होते हैं कि जो अपना टेम्परेचर या अपनी हीट जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं अंदर से। वो सिर्फ सन पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से वो हीट जनरेट कर सकते हैं, यानी अपना टेम्परेचर अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहलाते हैं एंडोथर्म्स। तो मैमल्स भी एंडोथर्म्स के अंदर आते हैं और बर्ड्स भी एंडोथर्म्स के अंदर आते हैं, और इनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो मैमल्स का बॉडी टेम्परेचर जो है ये 36 to 38 डिग्री के दरमियान में रहता है, जिसमें इंसानों का जो है वो एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बर्ड्स का टेम्परेचर 41 to 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में होता है। अच्छा, अब बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना मैमल्स के पास या बर्ड्स के पास दो तरह के मैकेनिज्म होने चाहिए। एक जिनसे हीट को ज़ाया किया जा सके, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो हीट को ज़ाया किया जा सके, और एक वो कि जिनसे बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके या प्रोड्यूस किया जा सके। तो पहले हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की। सपोज सर्दियां हैं और हीट प्रोड्यूस करनी है, तो मेनली दो तरीके हैं हीट जनरेट करने के। एक को नाम दिया जाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। देखिए, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, थर्मो का मतलब हीट। हीट प्रोडक्शन बाय शिवरिंग यानी कांप के, या जो थरथराहट होती है, कपकपाहट होती है, उससे हीट जनरेट करना। और दूसरा तरीका है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी बिना कपकपाए हीट जनरेट करना। पहले अगर हम बात करें शिवरिंग की, तो शिवरिंग के अंदर हीट कैसे जनरेट होती है। बेसिकली शिवरिंग के अंदर होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे। शिवरिंग के अंदर हमारे मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपने नोट किया होगा जब शिवरिंग होती है तो दांत बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्योंकि जो आपका लोअर जॉ है, जिसे मैंडिबल कहते हैं, वो मूव करता है। कौन मूव करवाता है? आपके लोअर जॉ के साइड्स पे जो दो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मुसलसल और रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो दांत हैं वो एक दूसरे से मुसलसल टकरा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है इस पर अभी हम बात करते हैं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है यानी बिना कपकपाए कैसे हीट प्रोडक्शन हो सकती है, तो वो बेसिकली हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इसे, यानी कुछ हार्मोन्स हैं जो बिना कपकपाए हीट जनरेट कर सकते हैं। एक और तरीका जो कुछ मैमल्स के अंदर है बड़ा यूनिक सा, वो है ब्राउन फैट। वैसे नॉर्मली फैट जो है वो वाइट या येलोइश होता है, लेकिन ये ब्राउन फैट है। ये कहाँ पाया जाता है? नेक के अंदर और बिटवीन दी शोल्डर्स। और इसका फंक्शन क्या है? ये स्पेशलाइज है फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। ये ब्राउन क्यों नजर आता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर देखा होगा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन वो प्रोसेस होता है कि जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो बेसिकली इसका काम है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और यही एटीपी जो है ये इस्तेमाल होते हैं हीट जनरेट करने में। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये एटीपी से ही होते हैं। तो हीट जनरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, एटीपी जनरेशन। और ये जो ब्राउन फैट है, इस फैट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो जो भी मटेरियल होता है वो बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो जाता है और बहुत तेज़ी से हीट प्रोडक्शन होती है। ये कुछ मैमल्स के अंदर पाया जाता है, नेक रीजन के अंदर और बिटवीन द शोल्डर्स। ओके, मैकेनिज्म की बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल और एक हमारे पास होते हैं बिहेवियरल। बिहेवियरल वो होता है कि जो एनिमल के इख्तियार में होता है। तो जो मैमल्स के इख्तियार में होगा, जो वो खुद से कर सकते हैं, वो बिहेवियरल कहलाएगा, और जो बॉडी खुद से डिसाइड करेगी वो फिजियोलॉजिकल कहलाएगा। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है कोल्ड टेम्परेचर, सर्दियां हैं। तो पहले बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर में क्या चेंज करके टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगर सर्दी है बाहर, तो आप एक ऐसी जगह चले जाएं जो गर्म है, तो मूव टू अ वार्मर लोकेशन। इसके अलावा हडलिंग या कडलिंग, यानी एक दूसरे में घुस जाएं। एनिमल्स क्या करते हैं, मैमल्स क्या करते हैं? आपने बिल्ली के बच्चों को देखा होगा, आपने पपीज़ को देखा होगा, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। मुर्गियाँ जो हैं वो भी यही करती हैं। इससे क्या होता है? एक की हीट दूसरे को मिल जाती है। सिमिलरली इंसान क्या कर सकते हैं? एडिशनल क्लोथ्स जो है वो पहन सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं, नहा सकते हैं। ये सारे वो हैं जिससे आप बिहेवियर के जरिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंसान करें या मैमल्स करें या बर्ड्स करें, एक ही बात है। अब आ जाते हैं वो जिन्हें हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। सर्दी है,
अब बिहेवियर से कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने तमाम चीज़ें करके देख ली खुद से, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब बॉडी खुद से कुछ ना कुछ करेगी। ये कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल वो हैं कि जो आपके इख्तियार में नहीं है, बॉडी खुद से डिसाइड करेगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि हीट जनरेशन दो तरह से होती है, थर्मोजेनेसिस दो तरह से होता है, एक नॉन शिवरिंग बिना कपकपाए, और एक कहलाता है जिसे हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। पहले शिवरिंग थर्मोजेनेसिस देख लें, बड़ा आसान है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में भी ना आपका जो मसल है वो थोड़ा सा सख्त होता है, वो बिल्कुल फ्लैसिड नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ना एक टोन होती है। जैसे ही टेम्परेचर गिरने लगता है यानी सर्दी होने लगती है, तो ये जो मसल टोन है ये इंक्रीज होती है। आप नोट करेंगे आपके मसल थोड़े से अकड़ने लगते हैं, ये कपकपाने से पहले की बात हो रही है। और अगर मुसलसल सर्दी होती रहे, सपोज आप रूम में बैठे हैं और आप एसी चलाएं, तो कुछ वक्त के बाद आपको सर्दी लगती है लेकिन आप कपकपाते नहीं है, लेकिन आपको फील होता है कि मसल जो है ना वो थोड़े से सख्त हो रहे हैं। तो इनिशियली मसल का टोन बढ़ता है और उसके बाद शिवरिंग शुरू हो जाती है। अब इस शिवरिंग से हीट कैसे जनरेट होती है, तो बहुत आसान सी बात है। आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है एटीपी, यानी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी एटीपी से आती है। एटीपी जब ब्रेक होता है किसमें, एडीपी में, यानी इसका जो आखिरी वाला फॉस्फेट है वो अलग हो जाता है, तो ये जो बॉन्ड टूटा है ना इनके दरमियान, इससे निकलती है एनर्जी। अब इसमें से कुछ एनर्जी तो चली जाती है मसल को मूव कराने में, और बाकी एनर्जी आपकी बॉडी को मिल जाती है एज हीट। तो जितना ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी और उतना ज़्यादा बॉडी वार्म होगी। तो ये जो शिवरिंग है ये बॉडी का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ठंडे इन्वायरमेंट में। अगर मुसलसल परसिस्टेंट कूलर कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और सर्दी होती जा रही है शिवरिंग के बावजूद, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, यानी जिस रेट पे हमारे काम चल रहे हैं अंदर, उसको बढ़ा दिया जाता है। अगर थोड़े से वक्त के लिए बढ़ाया जाएगा तो ये काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रीन। ये इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ये रिलीज होते हैं। तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। सपोज आपको ठंडे पूल के अंदर फेंक दिया जाए तो शिवरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो एड्रेनलिन है ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी काम चल रहे थे उनका रेट बढ़ा देगा, उनकी स्पीड बढ़ा देगा, ताकि जितना ज़्यादा तेज़ी से काम हो उतनी ज़्यादा हीट जनरेट हो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाना है तो एक और हार्मोन होता है, ये कहलाता है थायरॉक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड से आता है जो नेक में मौजूद होता है। एड्रेनलिन जो है ये एड्रेनल ग्लैंड से आता है जो आपकी किडनी के ऊपर होता है, और ये जो थायरॉक्सिन है ये थायराइड ग्लैंड से आता है। ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड ये हमारी नेक में पाया जाता है। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो दिस इज हाउ शिवरिंग के जरिए हीट प्रोडक्शन की जाती है, इसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। अब आ जाते हैं कि बिना शिवर किए, बिना कांपे किस तरह से थर्मोजेनेसिस या तो हीट जनरेट की जा सकती है या हीट कंजर्व की जा सकती है, बचाई जा सकती है। तो पहला जो प्रोसेस है वो है इरेक्शन ऑफ हेयर। जो बाल हैं, जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, वर्टिकल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, जिसे आप कहते हैं रोंगटे खड़े होना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर एक अदद मसल होता है जिसका नाम है इरेक्टर पाइली। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास स्किन है, ये स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, ये मैंने बहुत बड़ी करके दिखाई है। ये ऊपर वाली लेयर है, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है, एंड दिस लेयर, मोटी वाली लेयर, दिस इज नोन एज डर्मिस। इसी डर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, जिनसे आपके बाल निकलते हैं। ये हेयर फॉलिकल है और इससे ये बाल निकल रहा है, ठीक है। ये हाथ के या पैर के बाल हैं आपके। तो होता क्या है, इसके साथ लगा हुआ होता है एक अदद मसल। तो ये हमारे पास मसल लगा हुआ है, ये बहुत छोटा सा मसल है। जैसे ही ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये इसको यहाँ से खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो बाल है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर है, फिर ये आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन में। तो सारे बाल जब स्किन के बिल्कुल इरेक्ट हो जाते हैं, जिसे आप रोंगटे खड़े होना कहते हैं, तो इससे होता यह है, हमारे अंदर तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं नजर आएगा, लेकिन जो एनिमल्स फरी होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, इंसानों की स्किन के ऊपर तो बहुत कम बाल हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे जिनकी स्किन पे बहुत सारे बाल होते हैं, अगर ये सारे बाल जो हैं वर्टिकल पोजीशन में आ जाए तो ये एयर की एक लेयर को, जो एयर है ना, एयर हवा, उसकी एक लेयर को ट्रैप कर लेते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने चादर ओढ़ ली हो, तो एक पूरी एयर की लेयर आ जाती है जो बेसिकली इंसुलेशन का काम करती है, और हमारी स्किन से जो हीट लॉस हो रही है, एनिमल की स्किन से जो हीट लॉस हो रही थी, उसे रिड्यूस करती है। तो ये जो है वो एक तरीका है हीट को बचाने का। दूसरा तरीका क्या है? रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं
ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये स्किन के अंदर मौजूद है, ये स्किन है। जब ये ब्लड फ्लो करता है तो इसमें से हीट ना रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। सर्दियों के अंदर क्या किया जाता है, सर्दियों के अंदर इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। ये जो ब्लड वेसल है इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अब जब साइज छोटा हो गया तो बहुत कम ब्लड फ्लो हो रहा है। जब बहुत कम ब्लड फ्लो होगा तो बहुत कम हीट जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी, तो ज़्यादातर हीट जो है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, सेव रहेगी। ये फिनोमेना कहलाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि इस वेसल को अगर आप कट सेक्शन में काट कर देखें तो ये ऐसी नज़र आएगी, और इस वेसल को अगर आप काट के देखें तो इसका साइज़ छोटा हो गया। तो वेसल का साइज़ छोटा होना, कंस्ट्रिक्ट होना, ये कहलाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो सर्दियों में वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है, यानी स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो किया जाता है। नैरो करने की वजह से लेस ब्लड फ्लो होता है, और लेस ब्लड फ्लो होने की वजह से लेस हीट ज़ाया होती है, तो बाकी हीट बॉडी के अंदर कंजर्व रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। मैमल्स के अंदर कुछ मैमल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्वेटिक, पानी के अंदर रहने वाले जो मैमल्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो स्किन है, ये स्किन की दो लेयर्स हैं जो मैंने अभी बनाई थी, एक एपिडर्मिस है और ये दूसरी डर्मिस है। इन दोनों के नीचे यहाँ पर फैट होता है जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। क्यूटेनियस स्किन को कहते हैं, स्किन के नीचे जो फैट है ये कहलाता है सबक्यूटेनियस फैट। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, इसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ मैमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट करते हैं। क्या फ़ायदा है इसका, इसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी बॉडी के अंदर हीट है, यहाँ पर हीट मौजूद है, ये हीट है, तो इसको यहाँ से निकल के बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। ये जो फैट है ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, या समझ लें इंसुलेटर होता है, तो ये हीट को गुजरने नहीं देता। जब ये हीट गुजरेगी नहीं तो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, जब बॉडी से बाहर नहीं जाएगी तो बॉडी के अंदर ही रहेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो चूंकि ये बैड कंडक्टर है तो ये हीट को क्रॉस करने नहीं देता। तो ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। एक्वेटिक मैमल्स कौन है, सील है, ठीक है, इसके अलावा वेल्स हैं और वॉलरस है। वॉलरस जो है ये सील की तरह की होती है, इसके दांत होते हैं। जो ज़मीन पे रहने वाले मैमल्स हैं वो चूँकि मुसलसल मूव करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कुछ हैं जो एक जगह पर रहकर पूरी सर्दियाँ गुजारते हैं, जैसे आपने बेयर देखा होगा, भालू, पोलर बेयर्स जो होते हैं, अगर आप उन्हें सर्दियों की स्टार्ट में देखें तो वो बड़े मोटे नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा फैट जो है वो जमा कर लिया होता है, स्टोर कर लिया होता है, लिपिड। लेकिन जब सर्दियाँ और फिर वो सो जाते हैं जाके, इनएक्टिव रहते हैं, और वो जो फैट जमा किया होता है वो इन्हें इंसुलेशन भी देता है और वो इन्हें एनर्जी भी देता रहता है। जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो उसकी हालत जो है, भालू की हालत जो है वो बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि उसका सारा फैट ख़त्म हो जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाता है, दोबारा फैट जमा करता है, फिर सर्दियों में दोबारा सो जाता है। लेकिन बाकी मैमल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उनके अंदर ये वाला फैट इंसुलेशन के काम नहीं आता, बल्कि ये रिजर्व फूड के तौर पर काम आता है। कभी खाना नहीं मिला तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है। तो ये तो बात हो गई थर्मोरेगुलेशन की इन कोल्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं थर्मोरेगुलेशन हॉट टेम्परेचर के अंदर, हॉट एनवायरनमेंट में कैसे होती है। तो मैमल्स किस तरह से कंट्रोल करते हैं भाई, देखिए जो आपको उसमें मिले थे, सर्दियों में जो इफेक्ट मिले थे उसके ऑपोजिट मिलेंगे। अगेन दो तरह के हैं, फिजियोलॉजिकल जो खुद से होंगे और बिहेवियरल जो एनिमल के कंट्रोल में होंगे। तो पहले बिहेवियरल देख लेते हैं, बड़ा आसान है। अगर गर्मी है तो कूलर लोकेशन पे चला जाए जहाँ पे छाँव है, या पानी के अंदर चला जाए। इंसान है तो वो थिन क्लोथ्स पहन ले, कपड़े ऐसे पहले जिसके अंदर गर्मी ना लगे। इसके अलावा पानी ज़्यादा पी ले, नहा ले, ठीक है। सर्दियों में क्या कर सकता है, सर्दियों में जा सकता है आपके हीटर के पास जा सकता है, चॉकलेट जो है वो खा सकता है, गर्म चीज़ें खा सकता है, गर्म कपड़े पहन सकता है, और गर्मियों में जो है वो पानी के अंदर जा सकता है, पानी पी सकता है। तो ये सारे बिहेवियरल हैं, बिहेवियर चेंज करके टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिजियोलॉजिकल वो हैं जो खुद से होंगे, जो एनिमल नहीं करेगा बल्कि बॉडी खुद से डिसाइड करेगी। सर्दियों में क्या हो रहा था, बाल खड़े हो रहे थे, ठीक है, रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब यहाँ पर जो बाल हैं वो लोअर हो जाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। पहले वर्टिकल थे, अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। जब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो ये हवा को ट्रैप नहीं करेंगे। जब हवा को ट्रैप नहीं करेंगे तो जो हीट है वो कंजर्व नहीं रहेगी, बल्कि वो हीट बॉडी से निकल जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। इसके अलावा रिडक्शन इन सबक्यूटेनियस फैट, स्किन के नीचे जो फैट का अमाउंट था वो कम कर दिया जाएगा। वो कम होगा तो वो हीट को गुजरने की इजाज़त देगा, वो ज़्यादा होता है तो हीट को गुजरने की इजाज़त नहीं देता। गर्मियों में एनिमल चाहता है कि टेम्परेचर जो है उसका बॉडी का कम हो, यानी हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एवापोरेशन के लिए स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो जो स्वेटिंग है उससे होता यह है कि वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है, तो एनिमल की बॉडी से हीट लेकर जाता है। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। जो स्वेट प्रोड्यूस करने वाले, पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स या तो होते ही नहीं है या स्कैंटी होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। तो ऐसे मैमल्स क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम कहते हैं पैंटिंग। आपने डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर ये नोट किया होगा, अगर आप उनकी स्किन के ऊपर हाथ लगाएंगे तो उन्हें पसीना नहीं आता। तो जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने नोट किया होगा वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिसे आप हाँपना कहते हैं। तो ये जो हाँपना है इसके अंदर होता ये है कि वो जब मुंह खोल के इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, तो जब सांस बाहर आती है तो वो अपने साथ हीट लेकर आती है, तो इस तरह से वो अपनी बॉडी से हीट निकालते हैं। ये पैंटिंग कहलाता है। इसके अलावा सर्दियों में क्या हो रहा था, जो मेटाबॉलिज्म था, जो अंदर के प्रोसेसेस थे, उनको तेज़ किया जा रहा था ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो। गर्मियों में क्या किया जाता है, जो मेटाबॉलिक रेट है, जो प्रोसेसेस हैं, उनको स्लो कर दिया जाता है ताकि जितना स्लो चलेंगे उतना कम हीट जनरेट होगी और उतना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा। तो ये तमाम तरीके हैं जिनसे मैमल्स जो हैं वो गर्मियों में अपना टेम्परेचर बॉडी का कंट्रोल करते हैं। दिस इज़ द लास्ट थिंग, ब्रेन का रोल क्या है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। तो ब्रेन जो है ये आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, यानी ये वो पार्ट है जो बेसिकली हमारा टेम्परेचर डिसाइड करता है और कंट्रोल करता है। पहले तो ये डिसाइड करता है कितना होना चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर वो टेम्परेचर को रखना चाहता है वो कहलाता है सेट पॉइंट, यानी इतना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, ये किसने डिसाइड किया है कि इतना होगा, ये हाइपोथैलेमस ने डिसाइड किया है और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं सेट पॉइंट। इन केस अगर बॉडी का टेम्परेचर आगे पीछे होने की कोशिश करता है तो ये हाइपोथैलेमस को पता लग जाता है। कैसे, एक तो स्किन के अंदर और बॉडी के डीप टिश्यूज के अंदर हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। रिसेप्टर एक ऐसा सेल होता है कि जिसका काम होता है इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आए तो उसे डिटेक्ट करे। उस चेंज को आप नाम देते हैं स्टिमुलस का। तो टेम्परेचर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं जिस रूम में बैठा हूँ, अगर यहाँ का पंखा बंद हो जाए तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो मेरी स्किन की जो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, वो फ़ौरन से डिटेक्ट करेंगे और वो ब्रेन को भेजेंगे। ब्रेन में किस पार्ट के पास, हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस को जैसे ही पता लगेगा कि भाई गर्मी हो रही है बाहर, तो वो ऐसे मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा जो मेरी बॉडी से हीट को ज़ाया करवाएंगे और मेरी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को लो करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हॉट टेम्परेचर हो रहा है, पंखा अगर बंद हो जाए तो हॉट एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो हाइपोथैलेमस वो तमाम तरीके शट डाउन कर देगा जो हीट बचा रहे थे और फैसिलिटेट करेगा क्या, एवापोरेटिव कूलिंग, मुझे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर एनिमल है तो उसे पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और वेज़ोडाइलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर एसी चला दिया जाए बहुत तेज़ तो सर्दी होने लगेगी। जब कोल्डर टेम्परेचर होगा तो हाइपोथैलेमस को फ़ौरन पता लगेगा और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो तमाम मैकेनिज्म के जो हीट लॉस करवा रहे थे उनको शट डाउन करेगा और हीट सेव करने वाले मैकेनिज्म जो अभी हम पढ़ कर आए हैं पीछे, वो सारे के सारे स्टार्ट कर देगा। मसल टोन बढ़ जाएगी, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इरेक्शन ऑफ हेयर्स। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो एक तो स्किन के अंदर और टिश्यू के अंदर थर्मोरिसेप्टर है, दूसरा हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है तो हाइपोथैलेमस वहाँ पर भी चेक करता रहता है कि इस ब्लड का टेम्परेचर कितना है और इसमें जैसी चेंज नज़र आता है तो ये सारे मैकेनिज्म वो स्टार्ट कर देता है। हाइपोथैलेमस अगर मैं दिखाऊँ आपको बना के सिंपल सी डायग्राम में, तो ये हमारे पास ब्रेन का कट सेक्शन है। ठीक है, ये ब्रेन का कट सेक्शन है, ये ऊपर सेरिब्रम है। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम होता है और ये बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे होता है थैलेमस और थैलेमस के नीचे यहाँ पर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और उसके नीचे आपका एक ग्लैंड होता है जिसे आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ पे मिड ब्रेन होता है। ठीक है, ये मिड ब्रेन होगा, फिर ये पॉन्स होगा, फिर ये मेडुला होगा। ये बेसिकली ज़्यादा मोटा होता है इस तरह से। ये पॉन्स है, ये मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिड ब्रेन है। तो ये कुछ ब्रेन का सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस और इसका काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करना एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा एक लास्ट चीज़ वो है फीवर। फीवर के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है पायरेक्सिया। फीवर क्या है भाई, बॉडी का टेम्परेचर जब सेट पॉइंट से ऊपर चला जाए। सेट पॉइंट कितना है हमारा 37, तो 37 से जब टेम्परेचर ऊपर चला जाए, या हमारा जो सेट पॉइंट है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो इससे जब टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तो हम कहेंगे क्या हो गया भाई, फीवर हो गया। अब फीवर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और कुछ नॉन इन्फेक्शन कंडीशन के अंदर भी हो सकता है।
इन्फेक्शन वायरल या बैक्टीरियल होगा, जब इन्फेक्शन के नतीजे में होता है तो बेसिकली वो आपका इम्यून सिस्टम खुद करवाता है। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेज, जिनका काम होता है बैक्टीरिया को खाना। तो ये मैक्रोफेज कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पायरोजेंस, और ये पायरोजेंस जाकर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट करवाते हैं, बढ़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि हायर टेम्परेचर के ऊपर इम्यून सिस्टम के सेल्स बेटर वर्क करते हैं और जो बैक्टीरिया या वायरस है उसे रिप्रोड्यूस करने में, उसे अपना काम करने में डिफिकल्टी होती है। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए।